नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा में बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष और किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को जहां कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में खाली सिलेंडर और थाली बजाकर प्रदर्शन किया, वहीं गुरुवार को किसानों ने भी खाली एलपीजी सिलेंडर और हॉर्न बजाओ दिवस मनाकर महंगाई का विरोध जताया। पिछले लंबे समय से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं 1 जुलाई से दूध के दामों में भी बढ़त की गई है। बैंकों ने भी शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है। इन सब का सबसे ज्यादा असर आम आदमी पर पड़ा है। कोरोना के चलते व्यवस्थाओं का हाल पहले ही खराब है। ऐसे में सवाल उठता है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस से करीबन 4.25 लाख करोड़ का टैक्स कमाने वाली सरकार जनता को राहत कब देगी। तो महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है। लगातार सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर जनता को राहत महंगाई से कब मिल पाएगी। कोरोना संक्रमण की वजह से पहले ही काम धंधे ठप हैं और उसके ऊपर से महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। हरियाणा में भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस और किसानों का प्रदर्शन महंगाई को लेकर देखने को मिला। सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान उतरकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर भी लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी की भी कमर महंगाई ने तोड़कर रख दी है। तो खराब अर्थव्यवस्था के चलते और महंगाई की मार से लोगों की कमर टूट गई है। आम जनता पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है। तो लगातार बढ़ रहे एलपीजी के दामों से भी आम जनता की रसोई पर बड़ा असर पड़ा है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत भूषण जुयाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। उदयवीर जी, प्रवक्ता आईएनएलडी, चर्चा में शामिल होंगे। रमेश बमल जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ हमारे पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल भी इस चर्चा में हमारा साथ देंगे। तो आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा भारत भूषण जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चाहे किसानों की तरफ से बात की जाए, लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं महंगाई को लेकर। दूसरी तरफ आम जनता पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही, क्या कहेंगे आप? महंगाई को लेकर आंदोलन करना है, उसमें मेरा ये कहना है कि किसानों का तो आंदोलन था ही नहीं। किसान जत्थेबंदियों का आंदोलन है जी। और जत्थेबंदियां आज जो, क्योंकि अपना किसानों के बीच से आधार खो रहे हैं जी, क्योंकि किसानों को समझ आ गया है कि जो तीनों कृषि बिल हैं वो किसानों के लंबे समय में जाकर के जी बहुत फायदे होने वाले हैं, उनके फायदे के बिल हैं जी। तो वो जब अपनी जमीन खो चुके हैं तो वो ढूंढ रहे हैं कि राजनीतिक तरीके से अपने आप को जीवित कैसे रखा जाए। तो उन्होंने तो अपना मैटर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने अपना उद्देश्य जो है बदल दिया है। अब वो किसी न किसी प्रकार से जीवित रहना चाहते हैं और अपना अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। असल में तो राजनीतिक लड़ाई चाहते हैं, चाहे वो टिकैत हो, चाहे गुरनाम चढ़ूनी हो, वो चाहते। तो अब तो राजनीतिक मंशा सामने आ गई है। ठीक। तो वो अब सरकार को घेरने का एक बहाना बना रहे हैं, चाहे वो महंगाई की बात को लेकर के चले, चाहे टिकैत साहब की बात, धारा 370 हटाने की बात कर को लेकर चले। आपको ध्यान होगा उनका बयान आया था कि 370 हटाने के बाद जो है किसानों की हालत खराब हुई। ठीक। अब धारा 370 का और किसान बिलों का क्या आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पे बात करें और ये जो दुकान है आपसे निवेदन है, आप शांत रहिए, आपकी बारी है। ठीक है साहिल जी, आप इसको जरा मुद्दे पे लेके आइए। ठीक है। तो भारत भूषण जी सुनिए। किसान नेताओं का तो जो महंगाई को लेकर प्रदर्शन है वो सिर्फ अपना आधार खोने के बाद। ठीक है, लेकिन आम जनता को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस, सुनिए मैं कह रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। कांग्रेस का आंदोलन करने की बात, कांग्रेस से तो सवाल जब सामने आएगा तो कांग्रेस का किया धरा तो सारा है। और कांग्रेस में आजकल जो अंदर खाने जो फूट चल रही है, जो आपस का सिर कुटबल चल रही है, उस मुद्दे से भटकाने के लिए वो अपना महंगाई के मुद्दे को लेकर सड़क पर छिटपुट प्रदर्शन कर रहे हैं। 10-20 नेता कार्यकर्ताओं को लेकर। जनता उनके आंदोलन में सम्मिलित नहीं है। अब रह गई जनता की बात,
तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विशेषकर बात जो ज्यादा चल रही है महंगाई की, वो पेट्रोल और डीजल के दामों को और एलपीजी के दामों को लेकर जी। आपको मुझे समय दीजिए, 2014 में से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी जी, तो उस समय डब्ल्यूटीओ के जो समझौता हुआ उसके अंतर्गत तेल कंपनियों के पास सारे अधिकार चले गए और भारत सरकार का जो समझौता था वो तेल कंपनियों के से ना होकर तेल कंपनियों का विदेशों से समझौता हो गया। अब तेलों के रेट जो है, तेलों के दाम जो भी होते हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार का इफेक्ट जो पड़ता है वो तेल कंपनियों पर पड़ता है और तेल कंपनियां निर्धारण करने के लिए कांग्रेस सरकार ने अधिकार दिया था तेल कंपनियों का कि तेल के भाव को, यानी कि पेट्रोल के भाव को, डीजल के भाव को और उसके प्रभाव से आने वाले एलपीजी के रेटों का निर्धारण तेल कंपनियों के रेट निर्धारण पर तय हो गया। ठीक। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा कि अगर हम कहते हैं कि भारत सरकार बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्शन कर रही है पेट्रोलियम पदार्थों पर और उसमें एक शेयर सरकार, केंद्र सरकार का है, एक शेयर हरियाणा सरकार का है या राज्य सरकारों का है जी। उदाहरण के तौर पे हरियाणा सरकार पेट्रोल पे 26.25% टैक्स लेती है जी। वहीं राजस्थान सरकार 30.80% टैक्स लेती है वहीं महाराष्ट्र सरकार 39.12% टैक्स लेती है वहीं पंजाब की सरकार 35.12% टैक्स लेती है केरला की सरकार 30.37% टैक्स लेती है। अगर कांग्रेसियों को इतना ही जनता से प्रेम है और वो चाहते हैं कि सस्ते दरों पर पेट्रोल डीजल मिले तो अपनी अपनी राज्य सरकारों से कहें कि वहां पर अपने शेयर का टैक्स बर्डन घटा दें। और एक उदाहरण और देना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय 2000 से 2007 तक पेट्रोल का दाम 28 की बजाय 48 रुपए हुआ, यानी कि 70% वृद्धि हुई 7 सालों में। और 2007 से अगले 7 साल में 14 तक 48 रुपए से पेट्रोल बढ़कर 77 रुपए हो गया, परसेंटेज रही 60% बढ़ोतरी। अरे जनाब, हमारे से 2014 से 21 में पेट्रोल का रेट 77 से लेकर के 100 रुपए हुआ, यानी कि 30% की वृद्धि। 100 रुपए का आंकड़ा जरूर बताया जा रहा है, लेकिन अगर जनता के साथ परसेंटेज की बढ़ोतरी देखें तो आपने तो 70% 60% वृद्धि की है 7 सालों में। हमारे कार्यकाल में तो मात्र 30%। और मैं ये भी निवेदन करना चाहूँ कि जो टैक्स भारत सरकार ले रही है वो आज की तारीख में खर्च कहाँ हो रहा है? रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। पहले 5 स्टेशनों पर रेल मेट्रो थी, आज 18 स्टेशन पर रेल मेट्रो है। ठीक है, फॉरेन जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार था आज 400 बिलियन डॉलर पार कर चुका है। एक समय था कि कांग्रेस के कार्यकाल में 8 एम्स होते थे, आज बेस 20 एम्स जो है भारत सरकार ने बना करके दिए। मेरा कहने का है कि हर भारत सरकार ने अगर इस क्षेत्र से टैक्स कलेक्शन किया है तो सारा का सारा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकिन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च हुआ है। ठीक है भारत भूषण जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है जिसका जवाब भी हम आपसे आगे इस चर्चा में चाहेंगे। रमेश जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल यह है, जिस तरीके से अभी आपने उदाहरण दिया कि 70% जो वृद्धि थी टैक्स दरों में वो कांग्रेस के कार्यकाल में की गई और 30% सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में हो रही है, ये उदाहरण आपने अभी दिया। लेकिन इस पूरे टैक्स वृद्धि का जो भार है वो तो आम जनता पर पड़ रहा है ना सर, आम जनता परेशान है। हाँ, और उसका ही समाधान हम यहाँ पर जानने की कोशिश आपसे करेंगे। पहले रमेश जी का रुख कर लेते हैं, काफी देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। रमेश जी अपनी बात रखिए। जिस तरीके से आपने अभी आंकड़े सुने, भारत भूषण जी ने तमाम आंकड़े यहाँ पर पेश किए और उनका जिस तरीके से आरोप है कि कांग्रेस के कार्यकाल की अगर तुलना की जाए तो भाजपा ने तो टैक्सेस में भी यहाँ पर इतना ज्यादा कह सकते हैं कि वृद्धि नहीं की। ऐसा है ब्रदर, इसमें भारत भूषण जी जो कहते हैं ये बिल्कुल तथ्यों से परे होके बोल रहे हैं। जो क्वेश्चन है, आज जिस तरह कोविड के दौरान जिस तरह तेल के भाव कम हुए अंतरराष्ट्रीय बाजार में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने टैक्स बढ़ा दिए। आप ये देखो ना कि इनको तेल किस भाव से मिल रहा है जी। जो महंगाई है वो तेल के ऊपर है। अभी आप जुलाई में देखिए कि गैस के सिलेंडर के 25 रुपए बढ़ा दिए इन्होंने। और आज जो सब्जियों के जो रेट हैं जो जुलाई के, आज जो आलू है वो 30 से 35 है, पत्ता गोभी 60 से 80 है, टमाटर 60 से 80 है, प्याज 25 से 30 है, लौकी 30 है, खीरा
ये जो रेट आज सब्जियों के बढ़े, ये तेल के ऊपर डिपेंड है जी। और तेल और जो एलपीजी है, जो रसोई है, जिस तरह से इन्होंने रेट बढ़ाए हैं जी, ये भारतीय जनता पार्टी इन चीजों से क्यों भाग रही है? आप देखिए 1973 में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तेल के रेट बढ़े थे तो वो बैलगाड़ी में बैठ के संसद में पहुंचे थे जी। और जो तेल का रेट बढ़ा था वो 7 पैसे बढ़ा था। इन्होंने, आप इतने देखिए कि स्मृति ईरानी जी, मोदी जी, सारे नेता जब भी तेल का रेट बढ़ा तो ये जाके ना कपड़े निकाल के बैठ जाते थे। और आज जिस तरह से इन्होंने रोजगार है लोगों का वो छीन लिया, जो कहते हैं कि डेवलपमेंट पे लगाया। 7 साल में भारतीय जनता पार्टी आज तक ये नहीं बता पाई कि इन्होंने कौन सी डेवलपमेंट की है। रादर कि इन्होंने सभी जो कंपनियां थी वो बेच दिए, बैंकों का विलयकरण कर दिया इन्होंने। इतनी जो महामारी, जो इस महामारी क्या कांग्रेस के टाइम में आई नहीं थी? कांग्रेस के टाइम में पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी थी, क्या उसका मुफ्त टीकाकरण नहीं हुआ? इतनी एक से एक भयंकर बीमारी आई है कांग्रेस के राज्य में। क्या कभी किसी के बिजनेस फेल हुए हैं? क्या लोगों से पैसे चार्ज किए गए हैं? दवाइयों के मुफ्त टीकाकरण नहीं हुआ? कभी देश की अर्थव्यवस्था को बिगड़ने दिया? कभी लोगों में कोई प्रॉब्लम आने दी? और जो आज की जो समस्या है वो जिस तरह तेल के भाव रोज बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने बढ़ाए हैं और जिस तरह से इन्होंने एलपीजी के रेट बढ़ाए हैं, सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, और जो बात रही है किसानों की, जिस तरह से मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो मुद्दा आज का 370 धारा का या इनका नहीं है, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, इन पे बड़े होलिये हैं। हमने टू दी पॉइंट बात करनी जिस मुद्दे पे आए हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी है रोजगार देने में असफल रही है, बिजनेस लाने में असफल रही है, हाँ। किसानों के साथ अन्याय किया, मजदूर के साथ किया, आम आदमी के साथ किया। आज लोगों के पास खाने पीने के साधन नहीं है। हाँ। एक ये लोगों को ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में इतने डाल देंगे, आपका ये डाल देंगे। अकाउंट में पैसे डालने की बात नहीं है कि आप लोगों के अकाउंट के पैसे डाल देंगे वोट बैंक के लिए। सवाल ये है कि क्या आप लोगों के लिए रोजगार पैदा कर रहे हैं? ठीक है रमेश जी, जवाब आजीविका दे रहे हैं? ठीक है रमेश जी। उदयवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। उदयवीर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर भी देखने को मिल रहा है, आम आदमी की कमर टूटती हुई नजर आ रही है महंगाई की मार से? बिल्कुल साहिल जी, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं शुरू करना चाहूंगा बीजेपी के 2014 का जो कैंपेन था उसमें बीजेपी ने ये कहा था कि महंगाई बढ़ाने वालों, जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। अब मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जनता बीजेपी को माफ कर देगी? पर मैं आपको बता दूं, मेरा दर्द ये नहीं है। मेरा दर्द है, मैं एक किसान परिवार से हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरा दर्द जो है, जो किसान है उनका गेहूं का, धान का, बाजरे का, क्या कितने वृद्धि हुई है उनके रेट में? एमएसपी पे खाली 3%, और आप स्टील का, कॉपर का, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, स्टील का दाम 40% बढ़ा है, कॉपर का 50% बढ़ा है, 28% वॉशिंग मशीन और फ्रिजों के दाम बढ़ चुके हैं। जो महंगाई, सीधा सीधा जो कारण है महंगाई का, वो सरकार की नीतियों से है। सरकार की अगर नीतियां गलत रहेंगी तो महंगाई दर बढ़ती रहेगी। पर सरकार ने अपनी नीतियां ठीक नहीं करी। सरकार ने इस दौरान अपनी पार्टी का विस्तार किया और बड़े बड़े अपने ऑफिसेज बनाए, और सरकार की इन्हीं चीजों से मन की बात करी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आम आदमी है वो मन की बात नहीं चाहता, वो चाहता है कि वो घर में 2 वक्त की रोटी खा सके। हाँ जी, और मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं भारत जी, वो कुछ आंकड़े दे रहे थे, 2014 से कंपेयर कर रहे थे जो कच्चे तेल के दाम थे। मैं ये बता देना चाहूंगा, 2014 में जो कच्चे तेल के दाम थे वो $101 प्रति बैरल थे, और उस टाइम पेट्रोल की जो कीमत थी वो 63 रुपए थी। और उसके बाद जब 2020 में जब वही दाम कच्चे तेल के माइनस में चले गए, तो भी सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कोई भी टैक्स कम नहीं किया और जनता पर टैक्स का बोझ डालती रही। और अब 2021 में जब दोबारा 101 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से दोबारा जो कच्चे तेल की कीमत है, आज जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 रुपए पार कर रहा है। उस टाइम इन्होंने जगह जगह धरने दिए थे बीजेपी वालों ने, ये कहा था महंगाई एक डायन है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज वो महंगाई डायन नहीं रही क्या? ठीक है, आज वो क्या इनके मित्र बन चुकी है? ठीक है। और
मैं अगर आंकड़ों की बात करना चाहूँ, आंकड़ों में पिछले 3 साल में हिंदुस्तान में 1 करोड़ नौकरियां खोई हैं लोगों ने। 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। 57% लोग और गरीब हो गए हैं। मैं आप साहिल इस मंच से ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से कि ये क्या हो रहा है, सरकार कहाँ है? एलपीजी के अगर हम दामों की बात करें, एलपीजी की दामों में 240 रुपए की वृद्धि हुई है। जो इन्होंने घर घर सिलेंडर बांटने की योजना कही थी कि हमने शुरू करी है, पर आप ये बता दो मेरे को, आज 840 रुपए के हिसाब से कौन गरीब व्यक्ति सिलेंडर ले लेगा? ठीक है, क्या कोई ले सकता है? तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे इसी पे आते हुए। ठीक है उदयवीर जी, तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे पीएचएच एडिटर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आशीष अग्रवाल जी, पैनी नज़र रखते हैं स्टेट की जितनी भी समस्याएं हैं उस पर भी, और जिस तरीके का ये प्रकरण चल रहा है इस पर भी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। आशीष जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ लोगों का रोष देखने को मिल रहा है, हालांकि सरकार के खिलाफ ये रोष हो ना हो, महंगाई के खिलाफ तो ज़रूर ये रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों का, और आम आदमी की जो रसोई है उस पर खासा प्रभाव पड़ रहा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल साहिल, देखिए ये जो रोष है, रोष महंगाई के खिलाफ है, और जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार कैसे महंगाई को कंट्रोल करे। क्योंकि आज जो मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उनमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, सरसों का तेल और तमाम राशन से जुड़ी जो दूसरी चीजें हैं वो इनमें शुमार है, और इन सभी चीजों के दाम जो हैं वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। सबका बजट लगभग बिगड़ चुका है। जिस आदमी की गाड़ी में तेल ऑन एवरेज एक महीने में 3 से 4 हजार का लगता था, आज वो 6 से 7 हजार का हो रहा है। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता जो आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि आम आदमी परेशान है, और आम आदमी की परेशानी को दूर करने के लिए महंगाई पर कंट्रोल करने की जरूरत है। रास्ता चाहे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स घटाए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स घटाए, ये सवाल नहीं है। लोगों को इस वक्त मतलब है कि महंगाई कैसे कम होगी, तेलों के दाम कैसे कम होंगे, जो सब्जियों के दाम है वो कैसे कंट्रोल में रहेंगे, दालों के दाम कैसे कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि अगर मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, ये ऐसी चीजें हैं रोजमर्रा के प्रयोग में आने वाली, अगर ये भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी के लिए जीवन यापन करना एक तरह से अपने आप में परेशानी है। 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला इंसान कैसे हर महीने अपने खर्च को पूरा करेगा, ये उसके सामने एक बड़ी समस्या आज के दिन आके खड़ी हो गई है। तो मुझे लगता है कि चाहे आज में बीजेपी की सरकार है या इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, या राज्य में एक समय में इनेलो की भी सरकार रही है, जो भी सरकारें रही हैं, और आज हम बीजेपी की सरकार है तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की हमें बात करनी होगी कि सभी सरकारों को जो सत्ता में है, सभी पार्टियों को अपने समय के दौरान, कार्यकाल के दौरान महंगाई पर कंट्रोल करने के लिए तमाम उचित कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकारें प्रयास नहीं कर रही, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोगों की नजरों में अब नाकाफी साबित हो रहा है। क्योंकि देखिए डीजल का रेट आज 90 रुपए पहुंच रहा है, पेट्रोल का रेट कई कई जगह पर 100 रुपए भी पार कर रहा है। तो अपने आप में बड़ा चिंतन और मंथन का विषय है कि कैसे इसको नीचे लेकर आया जाए। ठीक, चलिए आशीष जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। भारत भूषण जी से भी तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे, क्योंकि कई सवाल यहाँ पर सरकार पर उठने लाजमी हैं, क्योंकि महंगाई की मार से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार के खिलाफ लोगों का रोष भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई का असर आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता में सरकार के प्रति रोष भी यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की बनती है। भारत भूषण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत भूषण जी, जिस तरीके से हमारे बाकी पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे महंगाई को लेकर, बात की जाए आम जनता की, जिस तरीके से क्योंकि चाहे आरोप लगाए जाएं या विपक्ष की तरफ से तमाम बातें यहाँ पर, तमाम जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएं, लेकिन जो इस पूरी महंगाई का असर है वो सबसे ज़्यादा आम जनता पर ही पड़ता हुआ नजर आ रहा है और आम जनता त्रस्त है, ये एक फैक्ट है। इस पर मेरा सवाल ये आपसे रहेगा कि सरकार की तरफ से क्या वो रणनीति है जिस पर काम किया जा रहा है ताकि आम जनता को थोड़ी राहत इस बढ़ती हुई महंगाई से दी जा सके? जल्दी से, संक्षिप्त में, जल्दी। तीन लोगों के प्रश्न, तीनों का उत्तर मुझे देना है, डिटेल में ही उत्तर होगा। हाँ, थोड़ा जल्दी, क्योंकि समय कम है हमारे पास। वस्तु के रेट को निर्धारित करने के लिए डिमांड और सप्लाई का फार्मूला सबसे पहला फार्मूला होता है।
तेलों के लिए तेल चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, इनके दामों को रेगुलेट करने के लिए सबसे बड़ी एजेंसी ये होती है कि उत्पादन कहाँ से हो रहा है और उनका उसमें शेयर कितना है। अब फिर आप कहेंगे कि मैं कांग्रेस की तरफ चला गया। कांग्रेस से कोई प्रश्न ये क्यों नहीं पूछता कि 2014 से पहले इन्होंने WTO समझौता करके तेल कंपनियों के हाथ में सारी पावर क्यों दी थी, ताकि वो रेगुलेट करे तेलों के रेटों को। हमने टैक्स, अभी आप कह रहे हैं कि 100 रुपए बैरल हो गया प्रति बैरल, डॉलर प्रति बैरल हो गया, तो हमने टैक्स तो नहीं बढ़ाया। और अगर टैक्स बढ़ाने की बात है तो इस बात का उत्तर कांग्रेस क्यों नहीं देती कि हरियाणा प्रदेश के मुकाबले अन्य प्रदेशों में 8%, 10%, 12%, 13% तक अगर टैक्स ज्यादा है तो उसे घटा करके क्यों नहीं अपने प्रदेश की जनता को राहत देती। हाँ। उस राज्य सरकार की भी मजबूरी है। हाँ। लेकिन तो भारत भूषण जी सुनिए, भारत भूषण जी मेरी बात सुनिए, समय हमारे पास बहुत कम है। आप कांग्रेस के आरोपों को छोड़िए, आम जनता की बात कीजिए। आम जनता जिस तरीके से परेशान है उसके लिए क्या रणनीति है सरकार के पास, जल्दी से। आम आदमी तो इस बात को समझता है, जो समझदार से काम लेता है वो समझता है कि 1,30,000 करोड़ रुपया अगर डेप्ट है, अगर घाटा है, अगर देनदारी है तेलों के मामले में भारत सरकार की 10,000 करोड़ रुपया साल का अगर ब्याज भरना है तो इसी तेल के है सरकार का, उसी में से वो ब्याज भरना होता है। वरना दूसरे तरफ से टैक्स बढ़ा करके सरकार रमेश जी जवाब दीजिए जल्दी। टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। हाँ, वो 10,000 रुपए टैक्स देना पड़ता है। जी जल्दी से। हाँ, भारत जी, मैं ये बता देना चाहूंगा, जो भारत सरकार है वो 260% टैक्स ले रही है कच्चे तेल। वो गरीब आदमी तेल यूज करता था, आज उसकी ग्रिप से बाहर हो गया। आज गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता, सब्जी नहीं खा सकता, तेल खाद्यान्न पदार्थ नहीं खरीद सकता। क्या बात कर रहे हो भूषण जी? आपने क्या पॉलिसी लेके आए आप देश की जनता के लिए, मजदूर के लिए, गरीब आदमी के लिए? आप मुद्दे की बात पे नहीं आते कि आपने 7 साल में क्या किया। ठीक है। आरोप प्रत्यारोप हम इस चर्चा से बाहर ही रखते हैं फिलहाल। उदयवीर जी फाइनल कमेंट्स आपके जल्दी से, समय नहीं है, जल्दी। जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगा, जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, इनके कारण महंगाई बढ़ रही है और सरकार इसे कम कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, क्योंकि सरकार 260% टैक्स ले रही है। हाँ, ठीक है, जो तेल की कीमतें हैं। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो सरकार है, ये जो छोटा व्यापारी था, अगर उसे लाभ दे, बड़े व्यापारियों को ना देकर छोटे व्यापारी को लाभ दे, तो जो अर्थव्यवस्था है वो भी ठीक हो सकती है। क्योंकि ये जो छोटा व्यापारी है, ये सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता था और आज ये सबसे ज्यादा NPA में है बैंक में, जब से नोटबंदी हुई है। और सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा अगर अपनी नीति ठीक करे, रोजगार नीतियों की यहाँ पर कमी है, नीति यहाँ पर ठीक करने की जरूरत है, आपका ये कहना है। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशीष जी, समय की मांग क्या है इस वक्त, क्योंकि आम जनता प्रताड़ित है, महंगाई चरम पर है, जल्दी से, समय कम है। साहिल, समय की मांग यही है कि लोग चाहते हैं कि जो महंगाई बढ़ी हुई है वो कम हो, कंट्रोल में कैसे की जाएगी ये सरकार का काम है। जो बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2014 से पहले ये हुआ या कांग्रेस ने जो भी किया, आज हम 2021-22 में जी रहे हैं और आज केंद्र में भी राज्य में सरकारें जो हैं वो बीजेपी की हैं। अगर किसी फैसलों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी करे, इसीलिए तो बहुमत देकर भेजा जाएगा। बिल्कुल। और जल्द से जल्द कैसे जो रेट हैं वो काबू में आ सकते हैं, इसके ऊपर काम करने की उम्मीदें हैं। सरकार को चाहिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करे, रणनीति एक्शन प्लान बना के उसको जल्दी से एग्जीक्यूट करे। ठीक है, चलिए इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा क्योंकि समय कम है हमारे पास। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा प्रदेश में लगातार सरकार के खिलाफ विरोध भी देखने को मिल रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों में रोष है। बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ कर रख दी है, उनकी रसोई पर असर पड़ा है और आम जनता यही उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकार जल्द से जल्द कोई समाधान यहाँ पर निकाले ताकि वो इस बढ़ती महंगाई से आम जनता को थोड़ी राहत मिल सके। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.